क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध एक अकेले विमान ने खत्म किया था? कोई बड़ी सेना नहीं, कोई नौसैनिक बेड़ा नहीं, बस एक B-29 बॉम्बर और उसके पेट में बंद एक ऐसा हथियार जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये कहानी है ऑपरेशन सेंटर बोर्ड की, उस गुप्त मिशन की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग पूरी सच्चाई जानते हैं। साल था 1939। यूरोप में एक तूफान उठ रहा था। एडोल्फ हिटलर की नाज़ी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और देखते ही देखते पूरी दुनिया एक ऐसी जंग में खिंच गई जिसे इतिहास ने दूसरा विश्व युद्ध का नाम दिया। एक तरफ थे एलाइज, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन। दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली और जापान। यह युद्ध इतना विशाल था कि इसमें 70 से ज्यादा देश शामिल थे। करोड़ों लोग मारे जा रहे थे, पूरे के पूरे शहर मिट्टी में मिल रहे थे। लेकिन 1945 आते आते यूरोप में जर्मनी हार चुकी थी। 8 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, मगर पैसिफिक महासागर में एक और मोर्चा अब भी जल रहा था, जापान। जापानी सैनिकों की एक बात पूरी दुनिया जानती थी, वो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। उनकी संस्कृति में बुशीदो था, यानी योद्धा की आचार संहिता। हार मानना उनके लिए सबसे बड़ी शर्म थी। जब अमेरिकी सेना ने इवो जिमा द्वीप पर हमला किया तो वहां तैनात 20,100 जापानी सैनिकों में से सिर्फ 216 जिंदा पकड़े गए, बाकी सब लड़ते लड़ते मर गए। ओकिनावा की लड़ाई में 12,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। वॉशिंगटन में अमेरिकी कमांडर्स बैठकर सोच रहे थे, अगर हमें जापान की मुख्य भूमि पर सीधा हमला करना पड़ा तो क्या होगा। उनका अनुमान था 10 लाख अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे और जापान की तरफ से करोड़ों नागरिक। ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तब एक गुप्त फैसला हुआ, एक ऐसा फैसला जो इतिहास का सबसे विवादित फैसला बन गया। बात करते हैं 1939 की। उस साल दुनिया के कुछ सबसे बड़े वैज्ञानिकों को एक डर सताने लगा था। डर यह था कि नाज़ी जर्मनी एक परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रही है और अगर हिटलर के पास वो बम आ गया तो दुनिया का क्या होगा। इन वैज्ञानिकों ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखा था, अमेरिका को भी परमाणु अनुसंधान शुरू करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो चिट्ठी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साइन की थी। रूजवेल्ट ने वो चिट्ठी पढ़ी और उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने का आदेश दिया जो इतिहास का सबसे गुप्त और सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग बनने वाला था। उसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में 1,30,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, वैज्ञानिक, इंजीनियर, सैनिक, मजदूर। लेकिन इनमें से अधिकांश को यह नहीं पता था कि वो असल में क्या बना रहे हैं। हर विभाग को बस अपना काम दिया गया था, बिना पूरी तस्वीर दिखाए। इस प्रोजेक्ट के 3 बड़े सेंटर्स थे। ओक रिज, टेनेसी में, यहां यूरेनियम को रिफाइन किया जाता था। हैनफोर्ड, वॉशिंगटन स्टेट में, यहां प्लूटोनियम बनाया जाता था। लॉस एलमोस, न्यू मैक्सिको में, यह था असली ब्रेन सेंटर जहां बम डिजाइन हो रहा था। इसके डायरेक्टर थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, दुनिया के सबसे ब्रिलियंट न्यूक्लियर फिजिसिस्ट्स में से एक। 3 साल की मेहनत, अरबों डॉलर का खर्च और अनगिनत रातें बिना नींद के। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एलामोगोर्डो रेगिस्तान में पहली बार एक एटॉमिक बम का परीक्षण किया गया। उसका कोड नाम था ट्रिनिटी। धमाका हुआ। उस विस्फोट की रोशनी 300 किलोमीटर दूर तक दिखी। एक विशाल मशरूम क्लाउड आसमान में उठा और उस पल की गर्मी इतनी थी कि रेगिस्तान की रेत कांच में बदल गई। ओपेनहाइमर उस पल चुप खड़े थे। उन्होंने बाद में बताया कि उस वक्त उनके जहन में भगवत गीता की एक पंक्ति आई, मैं अब मृत्यु बन गया हूं, संसार का विनाशक। ट्रिनिटी टेस्ट के ठीक बाद अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने मिलकर जापान को एक अल्टीमेटम दिया। इसे पोट्सडैम डिक्लेरेशन कहते हैं। 26 जुलाई 1945। इसमें साफ लिखा था, जापान तुरंत सरेंडर करे, वरना उसे पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा। जापानी सैन्य नेतृत्व ने उस अल्टीमेटम को नजरअंदाज कर दिया। अब अमेरिका के पास एक ही रास्ता बचा था। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने आदेश दिया, बम का इस्तेमाल किया जाए। प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप था, टिनियन। यह द्वीप उस वक्त दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था और यहीं एक विशेष यूनिट तैयार की गई थी, 509th कॉम्पोजिट ग्रुप। इस यूनिट के कमांडर थे कर्नल पॉल टिबेट्स, एक अनुभवी पायलट जो यूरोप में भी लड़ चुके थे। तब तक टिनियन द्वीप पर एक खास सामान पहुंचा। यूएसएस इंडियानापोलिस नाम का एक अमेरिकन वॉरशिप लिटिल बॉय बम के यूरेनियम कंपोनेंट्स लेकर टिनियन पहुंचा था और उस शिप को वापस जाते वक्त एक जापानी सबमरीन ने टॉर्पीडो मार दिया। वो जहाज डूब गया। 883 नाविक मारे गए, लेकिन बम सुरक्षित था। मिशन जारी रहा।
अमेरिकी सेना ने जापान के कई शहरों की एक लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट में थे हिरोशिमा, कोकुरा, नागासाकी, निगाता और क्योतो। क्योतो को लिस्ट से हटाया गया क्योंकि वो जापान की सांस्कृतिक राजधानी था। हिरोशिमा को पहले नंबर पर रखा गया। कारण था ये एक बड़ा मिलिट्री और इंडस्ट्रियल शहर था और मौसम विशेषज्ञों ने बताया 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर आसमान साफ होगा। तारीख तय हो गई। टिनियन द्वीप पर रात का अंधेरा था। एक विशाल B-29 बॉम्बर को तैयार किया जा रहा था। उस विमान का नाम था एनोला गे। कर्नल टिबिट्स ने यह नाम अपनी मां एनोला गे टिबिट्स के नाम पर रखा था। उस रात टिबिट्स ने अपने पूरे क्रू को एक रूम में बुलाया और पहली बार उन्हें पूरी सच्चाई बताई गई। उन्हें बताया गया कि वो जो बम लेके जा रहे हैं उसकी ताकत 20,000 टन TNT के बराबर है। क्रू में 12 लोग थे। सबको साइनाइड कैप्सूल्स दिए गए ताकि अगर दुश्मन के हाथ पड़ जाएं तो राज न बता सकें। रात के 2:45 पर 6 अगस्त 1945 की सुबह एनोला गे ने टिनियन की रनवे छोड़ी। आसमान में तारे थे, नीचे समुद्र था और एनोला गे चुपचाप जापान की तरफ बढ़ रहा था। हिरोशिमा जापान का 8वां सबसे बड़ा शहर। उस सुबह 2,80,000 से ज्यादा नागरिक और 43,000 जापानी सैनिक उस शहर में थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था। एनोला गे 31,000 फीट की ऊंचाई पर था। बॉम्बार्डियर मेजर टॉमस फेरेबी ने अपने बॉम्ब साइट में निशाना लगाया। टारगेट था आयोई ब्रिज, हिरोशिमा के बीचों बीच। सुबह 8:15:17 पर बम रिलीज हुआ। लिटिल बॉय 4 मीटर लंबा, 4,400 किलोग्राम वजनी नीचे गिरने लगा। 45 सेकंड, बस इतना वक्त। बम 580 मीटर की ऊंचाई पर हवा में ही फट गया। एक पल में एक अंधा करने वाला सफेद फ्लैश, फिर एक आग का गोला, फिर एक विशाल शॉकवेव जो हर चीज को बहा ले गई। 80,000 से ज्यादा लोग उसी पल मर गए। टेम्परेचर बम के सेंटर में 3 लाख डिग्री तक पहुंच गया। यह सूर्य की सतह से भी कई गुना ज्यादा था। हिरोशिमा का 5 वर्ग किलोमीटर इलाका पलक झपकते ही खाक हो गया। 70,000 इमारतें ध्वस्त हो गईं। एनोला गे ने तेज टर्न लिया। टिबिट्स ने पीछे मुड़कर देखा। जहां हिरोशिमा था वहां एक विशाल मशरूम क्लाउड था जो आसमान की तरफ उठता जा रहा था। को पायलट रॉबर्ट लुइस ने अपनी डायरी में लिखा, माय गॉड, व्हाट हैव वी डन। धमाके के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर आसमान से एक काली बारिश हुई। इसे ब्लैक रेन कहते हैं। यह बारिश राख, रेडियो एक्टिव फॉलआउट और पानी का मिश्रण था। जो इसमें भीगे उन्हें भीषण रेडिएशन बर्न्स हुए। जापान की सरकार तब भी हिली नहीं। जापानी सैन्य नेतृत्व का मानना था अमेरिका के पास ऐसे ज्यादा बम नहीं हो सकते। वो गलत थे। 9 अगस्त 1945 सुबह एक और B-29 बॉक्सकार पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी के साथ उड़ा। असली टारगेट था कोकुरा, लेकिन उस दिन कोकुरा के ऊपर बादल और धुआं था। 3 बार स्वीनी ने बॉम्बिंग रन ट्राई की, तीनों बार नाकाम। फ्यूल कम हो रहा था। सेकेंडरी टारगेट की तरफ मुड़े, नागासाकी। सुबह 11:02 पर फैटमैन गिरा। 40,000 से 75,000 लोग तुरंत मारे गए और उसी दिन सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। जापान 3 तरफ से घिर चुका था। इतिहास में एक ऐसे इंसान का जिक्र है जो शायद दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली या सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था। उसका नाम था सुतोमू यामागुची। 6 अगस्त को वो हिरोशिमा में काम के सिलसिले में गए थे। उस दिन लिटिल बॉय गिरा। वो घायल हुए लेकिन बचे। 9 अगस्त को वो अपने घर नागासाकी लौट गए थे। उस दिन फैटमैन गिरा। यामागुची दूसरे धमाके में भी बच गए। उन्होंने 2010 तक जीवन जिया। 93 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। उनकी पूरी जिंदगी वो यही कहते रहे, परमाणु हथियार कभी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। 15 अगस्त 1945 को दोपहर में जापानी रेडियो पर एक आवाज आई। ये आवाज थी सम्राट हिरोहितो की। ये पहली बार था जब किसी आम जापानी नागरिक ने अपने सम्राट की आवाज सुनी थी। लोग सड़क पर बैठ गए, रोने लगे, सिर झुका लिए। हिरोहितो ने कहा, दुश्मन ने एक नया और सबसे क्रूर बम इस्तेमाल किया है। अगर हम लड़ते रहे तो जापानी जाति का अंत हो जाएगा। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। आधिकारिक सरेंडर 2 सितंबर 1945 को USS मिजोरी बैटलशिप पर टोक्यो बे में साइन हुआ। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती। बम गिरने के बाद भी रेडिएशन की वजह से महीनों और सालों बाद भी लोग मरते रहे। दोनों शहरों में कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। हिरोशिमा में उस दिन कोरियन मजदूर भी थे जिन्हें जापान ने फोर्स्ड लेबर के लिए लाया था। उनकी अलग से गिनती नहीं हुई। युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं मरते। हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग के बाद अमेरिका ने मीडिया सेंसरशिप लगाई। रेडिएशन के बारे में खबरें दबाई गईं। पहले फॉरेन जर्नलिस्ट जो हिरोशिमा पहुंचे, विल्फ्रेड बर्चेट, लंदन से अपनी रिपोर्ट मोर्स कोड में भेजी।
उनकी हेडलाइन थी द एटॉमिक प्लेग। अगर जापान तब भी नहीं माना होता तो अमेरिका के पास तीसरा बम तैयार था जिसे 19 अगस्त को गिराने की योजना थी। ओपेनहाइमर को बाद में जीवन भर अफसोस रहा। उन्होंने कहा था, वैज्ञानिकों ने पाप किया। ऑपरेशन सेंटर बोर्ड के बाद दुनिया बदल गई। अब हर बड़ी ताकत न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहती थी। 1949 में सोवियत यूनियन का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, 1952 में ब्रिटेन का, 1960 में फ्रांस का, 1964 में चाइना का, 1974 में इंडिया का। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स थे कि वो पूरी धरती को कई बार तबाह कर सकते थे। इसे कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर एक ने अटैक किया तो दूसरा भी जवाब देगा और दोनों खत्म। इसी डर ने शायद दो सबसे बड़ी ताकतों को कभी सीधे एक दूसरे से लड़ने से रोका। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आई, जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के सबसे करीब पहुंची। 13 दिन ऐसे थे जब हर पल लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो टल गया। आज 2025 में दुनिया में 12,500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। 9 देशों के पास ये हथियार हैं। हिरोशिमा में गेनबाकू डोम खड़ा है, वो इमारत जो उस बम के बिल्कुल नीचे थी और आंशिक रूप से बची रही। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल 6 अगस्त को सुबह ठीक 8:15 पर हिरोशिमा में घड़ी की घंटियां बजती हैं। 1 मिनट का मौन, हजारों लोग सिर झुकाते हैं। वो हिबाकुशा जो बचे, उन्होंने ओरिगामी 1000 पेपर क्रेन्स बनाने की एक परंपरा शुरू की, शांति की कामना में। ये परंपरा आज भी जारी है। ऑपरेशन सेंटर बोर्ड ये सिर्फ एक मिलिट्री मिशन का नाम नहीं था, ये वो मोड़ था जहां से इंसानियत को एहसास हुआ कि उसने ऐसी ताकत बना ली है जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। को पायलट रॉबर्ट लुइस ने उस दिन पूछा था, माय गॉड व्हाट हैव वी डन? ये सवाल आज भी 80 साल बाद जवाब मांग रहा है। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन वो बम, उसकी याद, उसका डर और उसका सबक आज भी जिंदा है।